Are you struggling with the concept of solutions in chemistry for Class 12, CBSE, and other state boards? Ignited Minds Tutorials is here to help. We have uploaded a series of videos covering all the necessary topics related to solutions, specifically designed to help you prepare for your board exams as well as competitive examinations like IIT, NET, CET, and more. Our easy-to-understand explanations and in-depth analysis will help you grasp the concepts with ease. Whether it's understanding the different types of solutions, calculating molarity, molality, or understanding colligative properties, our tutorials cover it all. With our comprehensive study material and expert guidance, you can be sure to ace your exams with confidence. So, why wait? Join us on this learning journey, and let's explore the fascinating world of solutions in chemistry together. Whether you are a visual learner or prefer step-by-step explanations, we have got you covered. Get ready to ignite your mind and excel in your academic pursuits. Okay, so Bacha Party, we are going to start with elevation in boiling point. So relative lowering of vapor pressure, colligative properties भाई साहब अपन कर रहे थे. What is colligative properties बच्चा पार्टी? देखो 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 जा आराम से आराम से. ओके सो बच्चा पार्टी अपन कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? जल्दी से बोलना है, ठीक से बोलनी है. एकदम बहुत इंटेलिजेंट हो भाई साहब, मोदी ढूंढ रहा है तुम्हें. ठीक है, इलेक्शन का टाइम आ गया है, कोई स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार चाहिए. अगला उम्मीदवार हमारा अरमान. ओके चलिए. सो इज राइट, यस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज व्हाट? इट विल डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. तो ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चा पार्टी? दिस विल डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. ठीक है, इट इज ओनली गोइंग टू डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. ओके, तो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था नंदिनी? जल्दी जल्दी जल्दी. पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP जिसको अपन बोलते हैं. ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. एकदम फटाफट से डेरिवेशन अगर आप इसका देखेंगे, देखो केमिस्ट्री में डेरिवेशन एकदम आराम वाला डेरिवेशन है भाई साहब. ठीक है, तो आपने क्या किया, देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्यों किसी सॉल्यूट का कम हो जाता है, व्हाई विल इट बी लेस? देखो यहाँ पे आपने कोई सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, इसके ऊपर वेपर प्रेशर को क्या लिखेंगे अपन? PA0. ठीक है, आपने भाई साहब एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट B को A के साथ ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर क्या हो गया? PS. मतलब यहाँ पे आपने क्या किया है, A एक वोलाटाइल सॉल्वेंट है और B एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है. ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है. तो इस सॉल्यूट के सॉल्वेंट पे ऐड होने से क्या हो रहा है? द सरफेस एरिया ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स लेसर. सो बट ऑब्वियसली बात है कि आपका वेपर प्रेशर भी लेसर हो जाएगा. अभी ये जो वेपर प्रेशर लेसर हुआ, तो कितने से लेसर हुआ? डेल्टा P, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी PA0 माइनस PS. अभी रॉल्स लॉ क्या बोलता है? रॉल्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी टाइम पे आपका टोटल प्रेशर क्या होगा बच्चा पार्टी? द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू PA0 psi A प्लस PB0 psi ऑफ B. अगर भाई साहब आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो उसका तो वेपराइजेशन ही नहीं होगा. अगर वेपराइजेशन ही नहीं होगा तो भाई साहब PB क्या ही बनेगा? तो PB की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0. ठीक है, सो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 0. सो व्हाट विल दिस बी? सोल्यूशन का प्रेशर कितना हो गया बोलो? PA0 psi A. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो आपका डेल्टा P का वैल्यू कितना? PA0 माइनस PA0 psi A. ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया PA0 1 माइनस psi A इज इक्वल टू डेल्टा P. तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी हो गई? PA0 psi ऑफ B. ठीक है, अभी अगर हम बोले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा बोलो? डेल्टा P अपॉन PA0. ये हो जाएगा आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, अभी डेल्टा P की वैल्यू अगर अपन लिखते हैं तो कितना हो गया बोलो? PA0 psi ऑफ B अपॉन PA0. ये कैंसिल हो गया भाई साहब. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज गिविंग यू व्हाट वैल्यू बच्चा पार्टी? इट इज गिविंग यू psi ऑफ B, which means total number of solute particles. Are we clear?
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, ठीक है। तो ये तो हमारा था पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाई आर वी कॉलिंग इट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? इज बिकॉज ये RLVP किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, विच मीन्स नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे। सो हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चा पार्टी, विच इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ओके। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन उस दिन अपन ने क्या पढ़ा? बोलो बोलो। हाँ, so boiling point is basically the temperature at which the pressure of vapor above a liquid becomes equal to the atmospheric pressure। समझ में आ रहा है ये? अभी इस बॉइलिंग पॉइंट को अचीव हम करते हैं टेम्परेचर से। तो अगर हमने किसी लिक्विड को हीट किया, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, इवेपोरेशन भी बढ़ता रहा, और फाइनली वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। अगर आप टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस नहीं चाहते हैं तो उस लिक्विड के सर के ऊपर से एटमॉस्फेयर को हटाइए, वैक्यूम में लेकर जाइए, वो लिक्विड बॉयल करने लगेगा। ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली, बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलेंगे? रूम टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा भाई साहब आपके रूम टेम्परेचर पे, जब आप किसी लिक्विड को, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। सो अगर आप रूम टेम्परेचर पे क्या कर रहे हो, किसी लिक्विड को एट रूम टेम्परेचर, व्हाट यू आर डूइंग इज, किसी लिक्विड में एट रूम टेम्परेचर किसी लिक्विड को अगर आपने भाई साहब हीट किया, ऐसा हीट किया कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो हो जाएगा उस टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। अभी इसको ऐसे समझो, देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका देखो एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट मतलब आपका ये हो गया PA0, ए है भाई साहब, तो PA0 हुआ। ठीक है, अभी आपने इसमें भाई साहब कोई सल्यूट मिला दिया है, ये कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिला दिया है, तो आपका ये PS हो गया। क्या आपका वेपर प्रेशर ड्रॉप होगा या बढ़ेगा? आपने कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट को किसी सॉल्वेंट के साथ मिला दिया है, ये आपका सॉल्वेंट है और आपने कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट को मिलाया है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो वेपर बन रहा था ये ज़्यादा बनेगा या कम? कम बनेगा, क्योंकि सरफेस पे आपके नॉन वोलेटाइल सल्यूट पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। तो सरफेस फिनोमिना है इवेपोरेशन, इट मीन्स that the number of particles evaporating from the surface in the form of liquid will be lesser। Are we clear to this? तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ड्रॉप होगा, इसी को अपन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। ओके, अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वेपर प्रेशर ड्रॉप हुआ है तो अभी देखो इसको आपने हीट किया, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा बोलो? जो प्रेशर A है, ठीक है, वेपर प्रेशर A है, वो किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप हीट करना चालू करो, आपका देखो यहाँ पे PS क्या है? इट इज लेसर देन PA0। क्या ये समझ में आ रहा है? ये PA0 से ये लेसर है, क्यों? क्योंकि ऊपर सल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ पे भी वही सेम चीज करनी है कि भाई साहब आपका PS भी किसके बराबर हो जाए? 1 एटमॉस्फेयर के। तो मुझे बताओ कहाँ ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? PS में। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? क्योंकि ये ऑलरेडी वेपर प्रेशर ड्रॉप हो गया है, मतलब इसके वेपर प्रेशर को अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है, इसके वेपर प्रेशर को अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है, आई विल हैव टू सप्लाई मोर हीट, और इसी को अपन बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब समझो अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा, इट विल नो लॉन्गर बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल बी समवेयर अराउंड 100.12 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही चेंज आता है। This is called elevation in boiling point। Are we clear on this one, people? And this is a colligative property। Why is this a colligative property? Because it depends upon the number of particles in the solution। ठीक है, number of solute particles। ठीक है, clear है? Are we clear on this one, people? Okay, तो अपन देखते हैं यहाँ पे देखो, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है किसी भी लिक्विड पे, ये आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल से एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरफ है? नीचे की तरफ, और इनका वेपर प्रेशर किस तरफ है? ऊपर की तरफ। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर आपस में कोलाइड कर रहे हैं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर आपका बराबर हो जाए तो लिक्विड विल स्टार्ट टू बॉयल। ठीक है, दिस विल स्टार्ट टू बॉयल। नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सपोजिटली देखो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने वाटर को बॉयल कर रहे हैं आप, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाउ डू वी डिफाइन दिस? एट रूम टेम्परेचर व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग वाटर, the temperature that it attains when its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure is known as its boiling point। ठीक है, इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके वाटर का जो प्रेशर बन रहा है ऊपर, that will be equal to the atmospheric pressure and that is called the boiling point। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स से आपने भाई साहब इसको हीट करते रहे, आपने क्या किया? 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट लिया आपने, कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट लिया, वेपर प्रेशर गिरेगा,
वेपर प्रेशर गिरेगा मतलब आपको और ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी टिल द टाइम द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो देखो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो गया, बढ़ गया, इतना ही चेंज दिखेगा, 100 की जगह पे 100.52 हो गया। अभी यहाँ पे देखो आपने 1 मोल ऐड किया था, अभी आप 2 मोल ऐड कर रहे हो, देखो और ज्यादा बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप पार्टिकल्स को ऐड करते जाओगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, उतना ही वेपर प्रेशर ऊपर कम होता जाएगा, मतलब उतना ही ज्यादा आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा टिल द टाइम वेपर प्रेशर अबव द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अब ठीक है, सो डू यू अंडरस्टैंड दिस चेंज? दिस इज अ चेंज ड्यू टू 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दिस इज अ चेंज ड्यू टू 2 मोल्स ऑफ द सेम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे उतना ज्यादा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिखेगा, ठीक है, और इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? कंसीडर 3 बीकर्स, 1 beaker is filled with a solvent, the second beaker is filled with a solution that has 1 mole of non volatile solute, and the third is filled with a solution having 2 moles of a non volatile solute, ठीक है, क्लियर है? तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे भाई साहब आपका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी उतना ही दिखेगा। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? ठीक है, ओके। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ to boil the liquids they need to be heated such that the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, ठीक है। Since the non volatile solute decreases, the vapor pressure of the solution at highest temperature is required in the third case। तो आपका देखो यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको लगेगा क्योंकि आपका भाई साहब नंबर ऑफ सबसे कम वेपर प्रेशर किस पे होगा? इस पे। यहाँ पे वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है। यहाँ पे वेपर प्रेशर ड्यू टू water contaminated with the non-volatile solute by 1 mole, यहाँ पे vapor pressure due to water contaminated with the non-volatile solute of 2 moles। तो यहाँ पे vapor pressure सबसे कम, मतलब यहाँ के vapor pressure को अगर मेरे को atmospheric pressure के बराबर करना है तो सबसे ज्यादा हीट यहाँ तक सप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ टू बॉयल द लिक्विड्स दे नीड टू बी हीटेड सच दैट द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई साहब तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? ठीक है, नाउ टू बॉयल द लिक्विड्स दे नीड टू बी हीटेड सच दैट द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंस द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन at highest temperature is required in the third case followed by the second case and the least in the first case in order to make the vapor pressure equal to the atmospheric pressure। therefore more the amount of solute, तो जितना आप भाई साहब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते जाएंगे आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द हायर द बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर आपका कम होगा और उतना ही ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, ठीक है, और उतना ही ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो बॉइलिंग पॉइंट मतलब ऐसा नहीं बढ़ेगा कि 100 का 200 हो जाए, 100 का 100.12 आएगा, 100.34 आएगा, फिर 101.32 आएगा, ऐसा आएगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, बट आर वी अंडरस्टैंडिंग द रीजन व्हाई इट इज बेसिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, ओके। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ लेट अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B be added to a pure liquid A, after the addition B the vapor pressure of the solution obviously will decrease, ठीक है। आपने क्या किया है भाई साहब? आपने लेट्स से ओके, यहां पे समझो आपने एक सॉल्वेंट लिया, दिस सॉल्वेंट इज हाउ मच? दिस सॉल्वेंट इज A और ये हो गया भाई साहब आपका B, ठीक है। A non-volatile solute B is added to a pure liquid A, इस पे आपने A पे ऐड किया। After the addition, the vapor pressure of the solution will decrease। भाई साहब सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा ये डिक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं? हमने देखा कि भाई साहब सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो PA0 से भाई साहब डिक्रीज होता है। क्लियर है? ठीक है, ओके। एंड thus the boiling point of the solution becomes higher। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका भाई साहब हाई, तो अगर देखो TB0 हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A, ठीक है, और आपका लेट्स से TB है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हायर होगा? ऑब्वियसली सॉल्यूशन का। समझ में आ रहा है? आपको ज्यादा टेम्परेचर तक हीट सप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर दैट डेवलप्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा T
विल बी इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, TB माइनस TB नॉट, ठीक है। TB नॉट be the boiling point of the pure liquid and TB is the boiling point of the solution. Then the elevation in the boiling point is how much? TB minus TB naught, ठीक है। ये आपका elevation in boiling point हो गया, ठीक है। मन लगाकर भी पढ़ेंगे तो it will not be a huge thing for you. एकदम भी मन नहीं लगाएंगे या घर पे जाकर कुछ भी नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा वैसा। मैथ्स इज समथिंग दैट एवरीवन, मैथ्स का प्रैक्टिस चाहिए वैसा। ये आपके मेमोरी से जितनी जल्दी आपका रिस्टोर होता है उतनी जल्दी इरेज भी हो जाता है। ये एक ऐसा ही चैप्टर है, तो प्लीज़ बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि ये धीरे धीरे ये जो लेथार्जी है ना, ये पाइल अप होती रहती है, एक वायरस की तरह होता है। आपका लेजीनेस एक वायरस की तरह है, एक बार ये पकड़ लिया ना तो फिर जब तक पूरा पटक नहीं देगा तब तक आपको वैसा पकड़ ही रखेगा, ठीक है। सो प्लीज़ आपसे हम कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे हैं, मतलब एकदम स्टार्ट ऑफ द सेशन है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, तो आप खुले माइंड से चीज़ों को पढ़ सकते हैं अभी, ठीक है। और आपके ओपन माइंडेड में से आपका ज़्यादा पढ़ाई होना चाहिए, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू पाइल अप। ये पाइल अप होता रहेगा और फिर बम फूटेगा, तो ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या हो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। और हमने देखा थियोरेटिकली, जैसे अभी आपने देखा एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये डेल्टा टी जो है दिस इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलालिटी, ठीक है। ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, या KB है, ठीक है, दिस इनटू M, ठीक है। ये सॉल्वेंट स्पेसिफिक होता है, ये सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है। एक्चुअली में आपका क्या है, देखो आपने यहाँ पे क्या देखा, डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट। आप जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। सो आप जितना भाई साहब ऐड करते गए, तो इसका मतलब ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा T विल बी इक्वल टू K इंटू M, ठीक है, वेयर दिस इज बेसिकली एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट, और ये हो गया आपका मोलालिटी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम। तो आपका भाई साहब एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हो गया आपका कितना, KB इंटू M। सो डेल्टा T आपका कितना हो जाएगा, KB, और ये हो गया आपका M, मोलालिटी। क्या ये समझ, KB, हाँ KB, सॉरी KB, एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट इसको अपन बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एंड दिस इज कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड, ये लिक्विड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसके किसके बीच में, आपके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में और आपके भाई साहब M के बीच में, तो देखो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, KB इंटू M। इस ग्राफ को कंपेयर करो किस तरीके के ग्राफ से, y इज इक्वल टू M इंटू X। तो आपका देखो यहाँ पे X हो गया क्या, दिस, और ये हो गया आपका Y, ठीक है, ये हो गया आपका Y। तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बाड़ी, KB। और इस ग्राफ का आप क्या देखोगे, इट विल पास थ्रू द ओरिजिन। जो भी ग्राफ आपका y इज इक्वल टू mx फॉर्मेट में होता है, दिस ग्राफ विल पास थ्रू द ओरिजिन, वो ग्राफ आपका ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, लेट T बी नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर लिक्विड, T बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, देन द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, TB माइनस TB नॉट। क्लियर है, ओके। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अभी आते हैं हम, देखो इस भाई साहब आप लोग ग्राफ को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ग्राफ पे इस पे आपका एक सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ओके। अभी देखो हमने किस पे प्लॉट किया है, इस ग्राफ को अच्छे से समझना भाई साहब, ठीक है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो ये प्योर सॉल्वेंट है, इसको भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ, ये प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। सो द पॉइंट एट विच, ये आपका पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है, देखो किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। यही बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है ना, बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द, बॉइलिंग पॉइंट इज अ कंडीशन इन विच द वेपर प्रेशर अबव द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपका प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, ये उसका वेपर प्रेशर है। आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है,
बढ़ते 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 एक ऐसे टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के बराबर। तो ये वाला जो टेम्परेचर होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अभी आपने प्योर सॉल्वेंट में क्या डाल दिया, एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाल दिया। इस सल्यूट के एडिशन से क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट अभी बढ़ जाएगा। तो व्हाट विल हैपन इज, अभी इस 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा मात्रा में हीट देनी पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो यहां पे अभी देखो ये आपका सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन किससे बना हुआ है, प्योर सॉल्वेंट ए प्लस अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट बी। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्वेंट, ये हो गया इसका नया बॉइलिंग पॉइंट, वेर इन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ये उसका नया बॉइलिंग पॉइंट हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट और फाइनल बॉइलिंग पॉइंट में, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इज द ग्राफ क्लियर टू यू पीपल? ठीक है, आपका प्योर सॉल्वेंट का हो गया ये, दिस इज द टेम्परेचर एट विच द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर। ये वाला जो टेम्परेचर हुआ इसमें आपका क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर, लेकिन आपको ज्यादा मात्रा में हीट देना पड़ा, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया। ठीक है, ओके, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन। For the pure solvent, the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. However, for the solution, a higher temperature is required to equalize the vapor pressure of the atmosphere. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, so this is how it will be. इसी को अपन क्या बोलेंगे, तो elevation in boiling point कितना हो जाएगा, delta TB is equal to final boiling point that is TB minus initial boiling point that is TB naught, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल्बिस्कोपिक कांस्टेंट Kb into molality of the solution. Molality of the solution क्या होता है? What is molality of the solution? Number of moles of the solute upon mass of solvent. Mass of solvent into, अगर आपका भाई साहब kg में है तो ठीक है, अगर ग्राम्स में है तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। इसीलिए देखो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हमने पहले पढ़े थे ताकि इन सब चीजों से हम जूझ सके। ठीक है, आर वी क्लियर? ये ग्राफ क्लियर है भाई साहब? आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन? एनी क्वेश्चन ऑन दिस ग्राफ पीपल? नो, बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। ओके, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, चलो ओके। तो आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय डेल्टा टीबी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच हम पीपल, हम द डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा टीबी। ओके, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय टीबी माइनस टीबी नॉट। Experimentally it is found that the elevation in boiling point is directly proportional to molality. तो आपका डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना हो गया, that will be equal to kb into m, या हम बोल सकते हैं डेल्टा टीबी is directly proportional to molality. तो डेल्टा टीबी is equal to kb into m. Here the proportionality constant kb is known as the boiling point elevation constant और molar elevation constant और ebullioscopic constant, ये तीनों नाम हैं भाई साहब आपके kb के। ठीक है, boiling point elevation constant, ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन भाई साहब आप ऐसे करेंगे कि जब देखो यहाँ पे मोलालिटी की वैल्यू 1 हो जाए तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, केबी, है कि नहीं? तो द एलिवेशन, द एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सोल्यूशन। समझ में आ रहा है? The albuscopic constant or the molar elevation constant is the elevation in boiling point for 1 molar solution. ठीक है, clear? If molality is m is equal to 1, then TB की वैल्यू क्या हो गई, KB के बराबर। This means that the albuscopic constant is the elevation in boiling point for 1 molar solution. Are we clear to this one people? Okay, 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 okay. Elevation in boiling point भाई साहब, molality क्या होती है? Again just recalling, number of moles upon मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अगर मास ऑफ द सॉल्वेंट आपका ग्राम्स में है तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन द सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड नॉट ऑन इट्स नेचर। ये सल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन इट्स नेचर। ठीक है, ओके, चलो भाई साहब देख लेते हैं। अभी आपका देखो, मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को इधर प्लॉट किया है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को बच्चा पार्टी अगर इधर प्लॉट किया है तो आपका डेल्टा टी, देखो यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी, ये हो गया आपका डेल्टा टी बी, दैट इज इक्वल टू के बी इंटू एम। दिस कैन बी कंपेयर टू वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स, है ना? इस एम और इस एम में कंफ्यूज मत होइए, ये आपका मोलालिटी है और ये आपका स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और एम
आपने भाई साहब एक्स एक्सिस में जैसे एक्स को प्लॉट करते हो वैसे ही एक्स एक्सिस में आपने किसको प्लॉट किया है, मोलालिटी को, ठीक है। वाई एक्सिस में आपने किसको प्लॉट किया है, डेल्टा टीबी को। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्लोप आपका क्या हो जाएगा, के बी, या अपन क्या बोल सकते हैं, टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, के बी, ये वाला जो थीटा है दैट विल बी इक्वल टू के बी। आर बी क्लियर, ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोलालिटी, when the graph is plotted TB as versus M, a straight line passing through the origin with slope KB is obtained। तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितना हो जाएगा, KB। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट, द यूनिट ऑफ एल्बिस्कोपिक कांस्टेंट। अभी देखो यहाँ पे यूनिट को अगर आपको देखना है तो यूनिट कैसे देखेंगे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई है, डेल्टा टी की वैल्यू आई है भाई साहब के बी इंटू एम। तो अगर आपको के बी लेना है तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई एम। ध्यान दो यहाँ पे डेल्टा टी मतलब हो गया केल्विन, मोल्स क्या हो जाएगा, ये मोलालिटी है, मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन केजी, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलालिटी का हो गया मोल्स और पर केजी, तो ये केजी ऊपर जाएगा तो केजी, सॉरी केजी पर मोल, ये हो गया भाई साहब केबी का यूनिट। क्या ये समझ में आ रहा है, केबी का यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब, केबी का यूनिट हो जाएगा, ये केजी ऊपर गया, केल्विन केजी पर मोल, दैट विल बी द यूनिट ऑफ एल्बिस्कोपिक कांस्टेंट। आर बी क्लियर, ठीक है। सो द यूनिट ऑफ एल्बिस्कोपिक कांस्टेंट इज के केजी पर मोल सिंस इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर टू द मोलालिटी, ठीक है। तो ये रेशियो है। केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सल्यूट। ये भाई साहब नेचर ऑफ द सल्यूट से इंडिपेंडेंट है। आर बी क्लियर, ठीक है। केबी इज गिवन बाय, ये आपके कोर्स तो नहीं है लेकिन ये कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, आपके सीबीएसई या स्टेट बोर्ड दोनों के कोर्स में ये नहीं है, ठीक है। केबी को अपन कैसे लिखते हैं, केबी इज इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। आप कुछ नोट भी नहीं करते हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है। आई हैव सीन यू एंड ऑब्जर्व यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। केबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आर टीबी स्क्वायर एम, ये समय जाता जा रहा है ना, ये आपको बाद में चल के भारी पड़ेगा। the amount of laxity that you have here or lethargy that you have here is going to pile up। ये मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि भाई साहब ये सब चीज़ें मॉन्स्टर की तरह आपके ऊपर आएंगी। अगर आपका ध्यान अभी भटक रहा है या आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो फॉर वॉट एवर रीजन्स, या आप घर में जाकर उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, दिस इज गोइंग टू कम बैक टू यू एज अ मॉन्स्टर, इट्स नॉट गोइंग टू लीव यू, ठीक है। मैं सिर्फ आपको आगाही कर सकता हूँ, नथिंग मच आई कैन डू मोर। के भी आपका कितना हो गया, आर टी बी स्क्वायर एम 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, आर टी बी स्क्वायर 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन टर्म्स को लिख लो, देखो टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे टी बी मतलब आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एम इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, डेल्टा एच वेपराइजेशन इज द मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, what is the amount of heat that you need to supply for 1 mole of the solution to vaporize, this is the latent heat of vaporization of the solvent, ठीक है। वाटर का जैसे latent, आपको इसको समझना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोर्स में इस डेरिवेशन का नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट देयर इन अ कोर्स। लेकिन एल्बिस्कोपिक कांस्टेंट हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी बेसिकली फाइंड आउट द एल्बिस्कोपिक कांस्टेंट। आर आपका गैस कांस्टेंट है 8.3 या आप 0.0821 जो आप लेते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जब आप लिखते हैं ना, वही आ रही है, ठीक है। दिस इज दैट इज आर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। इस पे कोई बहुत बड़ा सवाल तो आपका नहीं बनने वाला, लेकिन अगर घूम फिर के भाई साहब किसी सनकी ने पेपर सेट कर दिया तो आ सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ठीक है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं बनेगी। चलिए भाई साहब, ये सवाल आया है आपका, आपके जेई मेंस में आ चुका है और बोर्ड्स में भी आ चुका है ये सवाल, ठीक है। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 1 kg ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन containing 50 gram of a non-volatile solute is 0.02. Calculate the molality of the solution and the molar mass of the solute. चलो भाई साहब इसको करते हैं। ओके
एकदम डिकोड करेंगे जैसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 0.02। बताओ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? भाग्यश्री, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? बोला 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 जल्दी से। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? अरे उतना लंबा क्यों जा रहे हो? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे भाई साहब? डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू साई ऑफ बी। यही पढ़ा था आपने, है ना। यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, ये अपन बाद में निपटेंगे इससे, ठीक है। ऑफ इज 0.02, ठीक है। तो RLVP की वैल्यू कितनी है? 0.02। तो इसका मतलब बोल सकते हो साई बी की वैल्यू कितनी हो गई? 0.02। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, तो साई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपल समझ में आ रहा है। साई ए की वैल्यू अगर जरूरत पड़ी तो ये कितना होगा? 0.08 होगा भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? ओके, ये एक चीज हमने लिख ली भाई साहब, साई बी की वैल्यू आ गई 0.08। नाउ यहाँ पे सल्यूट का भाई साहब कितना है? सल्यूट का मतलब आपका WB, वेट ऑफ सल्यूट कितना है? 50 ग्राम्स, ठीक है। आर बी क्लियर? जो भी इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है उसी को अपन डीकोड करते जा रहे हैं। WB इज इक्वल टू 50 ग्राम्स। ओके, व्हाट एल्स? साई बी, ये आपने देख लिया भाई साहब 0.02। 0.02 कैसे आया भाई साहब? क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया हुआ है। यहाँ पे मोल्स ऑफ द सल्यूट बोल सकते थे लेकिन घुमा कर दिया है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज दिस, ठीक है। 1 kg ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन का मास भाई साहब आपका 1 kg है, तो मुझे बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, तन्वी, वेट ऑफ सॉल्वेंट एकदम इजी इजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? सोल्यूशन का वेट कितना है चाची? बोलो। 1 kg। ओके, सल्यूट का वेट कितना है? 50। मतलब आपका देखो सोल्यूशन का वेट कितना हो गया? A प्लस बी, ये कितना है आपका? 1000 ग्राम्स लिख सकते हो कि नहीं बोलो? 1000 ग्राम लिख सकते हो? नहीं समझा? ओके, यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, 1 kg ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। सोल्यूशन किससे बनता है? सल्यूट और सॉल्वेंट से। तो WA प्लस बी इज इक्वल टू 1000 ग्राम लिख सकते हो। 1 kg को अपन क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम, जिसमें आपका 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट है। मतलब आप क्या बोल सकते हो? W ऑफ B इज हाउ मच? 50 ग्राम, है कि नहीं? सल्यूट का वेट, तो सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा? 950। समझ में आ रहा है? ये माइनस ये, क्लियर है? तो आप इंफॉर्मेशन को डिकोड करते जाओ भाई सर। WA की वैल्यू कितनी हो गई? मतलब वेट ऑफ सल्यूट कितना हो गया? 950 ग्राम। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, अभी आपसे क्या पूछा गया है? और कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, एंड द मोलर मास ऑफ द सल्यूट। तो आपको यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है बच्चा बाड़ी? यू हैव टू कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन एंड द मोलर मास ऑफ द सल्यूट। मोलर मास ऑफ द सल्यूट, ये दोनों चीजें भाई साहब आपको कैलकुलेट करनी है। आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम? समझम समझम समझम, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए बताइए कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मोलालिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चा वाड़ी? हाउ विल यू कैलकुलेट? तो पहले तो आपको मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। कैलकुलेट द मोलालिटी एंड द मोलर मास। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दी हुई है, बताइए मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? कहां से लाओगे उतना सब कुछ? कहां से लाओगे? PA नॉट तुम्हारे पास है, PB नॉट तुम्हारे पास है नहीं, है ना? डू यू हैव दिस इंफॉर्मेशन? यू डोंट हैव इट, राइट? बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे? जल्दी जल्दी जल्दी। M2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? लेकिन वहां पे तुम फंसोगे मोलर मास में। तुम्हारे लिए दो अननोन क्वांटिटीज हो जाएगी। देखो हम ये वो जो बोल रही है वो ये है कि भाई साहब मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी होता है आपका WB बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ B
अपॉन डब्ल्यू ए, है ना, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यही होगा ना अगर ग्राम्स में लिया है तुमने। तो हमको देखो क्या क्या चीजें इसमें नोन है। क्या ये आपका डब्ल्यू ए नोन है? दिस इज नोन 950 है भाई साहब। डब्ल्यू बी ये भी नोन है, ठीक है, ओके, ये भी नोन है। एम ऑफ बी ये आपका नोन नहीं, ठीक है, और ये भी नोन नहीं है। तो दो अननोन चीजें हैं, मोलालिटी भी नोन नहीं है और मॉलिक्यूलर मास भी आपका नोन नहीं है। बताओ अभी किस चीज को और कैसे अपन यूज कर सकते हैं? एकदम सिंपल है भाई साहब, थोड़ा सा सोचिए सोचिए, मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया है, ट्राई एंड थिंक अबाउट इट। बच्चा पार्टी जल्दी सोचना है। देखो तुम यहाँ पे देखो ना, वो जो बोल रही है वो सही है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये दो अननोन क्वांटिटीज हैं आपकी, दो नहीं ले सकते, एक ही ले सकते हो ना अननोन क्वांटिटी। या तो मोलालिटी को कैलकुलेट करो या तो आपका मोलर मास को कैलकुलेट करो। तो बताओ तुमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करने की कोशिश की है, इसको और इसको, जिससे तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब तुमने इसको तो यूज किया ही नहीं है। इसको अगर यूज करके तुम निकालो तो क्या इसको या इसको निकाल सकते हो? सोचो अभी। देखो तुम्हारा साई ऑफ बी क्या है? व्हाट इज साई ऑफ बी? टेल मी। हाँ बोलो, साई ऑफ बी कितना हो जाएगा? अरे नहीं भाई, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, साई ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत बढ़िया, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ठीक है, क्लियर है। साई ऑफ बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? देखो 0.02। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ये कितना हो जाएगा बोलो? डब्ल्यू बी बाई एम ऑफ बी, है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी अपॉन यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है? डब्ल्यू ए बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम ऑफ बी। या तो एक काम करते हैं भाई साहब, ठीक है, इसको क्या करते हैं, उल्टम पुल्टम करते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.02 इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अगर मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया एन टेकिंग रेसिप्रोकल्स, ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, यहाँ पे एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ बी, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 0.02, है कि नहीं बच्चा पार्टी? तो 1 अपॉन 0.02 मतलब कितना हो जाएगा? दिस विल बी 100 अपॉन 2, दैट विल बी 50, है कि नहीं भाई साहब? इधर 2 0 बढ़ेंगे तो ये कितना हो गया आपका? देयरफॉर 50 विल बी इक्वल टू, अभी भाई साहब इसको सेपरेट आउट कर लो, एन बी बाई एन बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन ए बाई एन बी। तो ये हो गया आपका 1 प्लस एन ए बाई एन बी, ठीक है। 50 माइनस 1 कितना हो गया? 49 इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। तो आप क्या लिख सकते हो? एन ए की वैल्यू क्या हो गई? 49 इंटू एन बी। क्या यहां तक समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, आर बी क्लियर टिल दिस पॉइंट? ओके, एन ए क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज वाटर, और एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, व्हाट एवर इज द सल्यूट, वी हैव नॉट बीन गिवन द सल्यूट हियर, ठीक है। ओके, मुझे बताओ एन बी की वैल्यू क्या होगी? बोलो बोलो, अरे बोलो भाई साहब, एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? यहां पे 49 हो गया, दिस विल बी 49, एन बी की वैल्यू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट लिख सकते हैं, बोलो इस एन बी की जगह पे। किसी को कोई भी शक, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? 49 इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई एम ए। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 49 इंटू डब्ल्यू बी का वैल्यू यहां पे कितना है बोलो? 50, एम बी की वैल्यू नहीं मालूम, मतलब मेरी वैल्यू नहीं मालूम, चलिए डब्ल्यू ए की वैल्यू 950 और एम ए की वैल्यू बड़ी हंसी आ रही है, एम ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18, ठीक है, ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? एम बी को वैसा इधर कर लो तो ये हो गया आपका 49 इंटू 50, 49 इंटू 50, और इधर कितना हो जाएगा? इंटू 18, है ना भाई साहब? इसको 18 को डिवाइड बाई 950, दिस विल बी इक्वल टू योर एम बी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो मोलर मास ऑफ द सल्यूट पूछा भी है वैसे, तो ये और ये कैंसिल, कितना हो जाएगा? ये 5 1 5 9, ओके 19, ये तो गंदा नंबर आ गया यार। कितना आ रहा है देखो? 49 इंटू 18 अपॉन 19 करो, 49 इंटू 18 अपॉन 19, रोज ये बॉटल कौन गिरा? 49 इंटू 18 अपॉन 19, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट। चलिए कितना आ रहा है?
ओके चलिए, ये आपका एम बी का वैल्यू कितना हो गया 46.4, ठीक है। क्लियरम पीपलम क्लियरम, चलिए ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। किसका भाई साहब, एक आपका आ गया मोलर मास। ओके, अभी आपको मोलालिटी निकालनी है, तो मोलालिटी में भाई साहब आप क्या करोगे, मोलालिटी इज इक्वल टू एन ए, देखो एन ए, यहां पे सिंप्लीफाई करो, यहां पे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। एन ए प्लस, नहीं गलत कर रहे भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट दैट इज एन ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या ग्राम्स में अगर है तो उसको अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एन बी की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या है, एन बी की वैल्यू भाई साहब इस पूरे को कर लो यहां पे, फिफ्टी अपॉन एम बी ना भाई साहब, एन बी की वैल्यू, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब यहां तो निकालना आसान है। एन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू बी बाई एम ऑफ बी, है ना। तो आप भाई साहब एम ऑफ बी की जगह डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी है आपका 950, नहीं 50, सॉरी 50, हाँ वही कर रहे हैं। एम बी की वैल्यू कितनी आ गई देखो 49 इंटू 18 और ऊपर हो गया भाई साहब आपका 19, नहीं यार, ठीक है, ये हो गया आपका एन बी का वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसमें नहीं करेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स है ना, ठीक है। 1000 ऑलरेडी देख रहे हो ना यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 50 इंटू 19 इंटू 1000 अपॉन भाई साहब कितना हो गया, अपॉन 49 इंटू 18, और नीचे ये जो डब्ल्यू ए है इसकी वैल्यू कितनी है 950, ये हो गया आपका 950, ठीक है। तो ये आपका मोलालिटी आ जाएगा ट्रंग ट्रंग, ये हो गया भाई साहब कितना 19 ना, 19 था भाई साहब, 19 कैंसिल हो गया, इसीलिए मैं बोल रहा था इसको ऐसे फॉर्मेट में लो, वरना अगर आपने 46.4 लिया होता तो डिफिकल्ट होता था, ठीक है। तो 19 तो कम से कम कट रहे हैं, इसका वैल्यू कितना होता है 55.5 ना, 18 5 से 90, 55.5 इसका वैल्यू होता है ना। और आपका कितना हो गया भाई साहब 49, तो आपका हाँ 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, देखो 55.5 को आप डिवाइड कर लो 49 से, तो ये हो जाएगी आपकी मोलालिटी, कितना आ रहा है 1.13 वुड बी द आंसर, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस। बोर्ड्स और मेंस दोनों में ये सवाल आ चुका है, ठीक है। ओके सो देख लेते हैं भाई साहब इस सवाल को। तो आपका देखो मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना हो गया, मास ऑफ द सॉल्वेंट वाटर विल बी 1000 माइनस 50, दैट विल बी 950 moles of solvent water will be given mass of water upon molecular mass of water, that will be, ये हमेशा आपका 55.5 होगा। अभी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज NB अपॉन Na प्लस NB, दैट इज दिया आपको क्या दिया हुआ है, साई बी होता है, साई बी इज इक्वल टू 0.02, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो आपका यही रिलेशनशिप आया था ना NB बाई, तो Na की वैल्यू क्या हो गई आपकी 49 NB हो गया, ठीक है। तो गिवन मास ऑफ A, मतलब Na की जगह पे क्या लिखोगे, मास ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, और NB की जगह पे क्या लिखोगे, मास ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B 49 इंटू, तो यहाँ पे हो गया आपका 950 बाई 18 इज इक्वल टू 49 इंटू 50 बाई MB, ठीक है। सो ये आपका 46.42 आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अभी मोलालिटी क्या होता है, ये वाला देखो कॉम्प्लिकेटेड होगा, अब अगर 50 अपॉन 46.42 करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, अगर उस तरीके से करेंगे तो वही सेम आंसर आ जाएगा आपका 1.13, ठीक है। सो देयरफॉर द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज दिस मच एंड द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस मच। चलो भाई साहब ये भी बर्ड्स और मैन का सवाल, ओहो। चलो इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विकेस्ट। कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला कौन बता सकता है, गुड। चलिए भाई साहब लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप हियर। यूरिया का भाई साहब फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला है। कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया दैट मस्ट, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो भाई साहब। मॉलिक्यूलर मास ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया यूरिया ना, तो अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका कितना 14 और 14 कितना हो गया 28, है ना, 4
हाँ तो ये पहले क्यों नहीं किया? ओके 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, क्या ये समझ में आ रहा है? 28 हो गया आपके नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन हो गया आपका 4, ठीक है, और 12 हो गया इसका, और ऑक्सीजन का 16, ठीक है, कितना आ रहा है? 60। चलिए मास ऑफ यूरिया, इसको याद रखिए थोड़ा सा, क्योंकि आपके ज़्यादा करके सवाल यूरिया पे बनेंगे, क्योंकि यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर बोला है ना कि कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया, तो आपके दिमाग में फटाक से ये आना चाहिए कि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भाई साहब एप्लीकेबल हो जाएगी। RLVP बोलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलो, ये सारी चली आ जाएंगी, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, MB कितना हो गया आपका? 60। ओके, मस्ट बी डिजॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपका क्या दिया हुआ है बोलो? W ऑफ A दिया हुआ है, दैट इज हाउ मच? 400 ग्राम, है ना भाई साहब। सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है आपको, क्लियर है? 400 ग्राम। सच दैट द फाइनल सोल्यूशन हैज अ वेपर प्रेशर 2% लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। मतलब नहीं, कंफ्यूज मत हो, देखो कंफ्यूज मत हो, इसको ऐसे समझो, सच दैट इट हैज अ वेपर प्रेशर लेस देन 2% लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो वाटर का वेपर प्रेशर जो भी होगा उससे 2% लेस है, मतलब क्या हो गया? हाँ नहीं नहीं नहीं, अरे इसको सोचो भाई साहब, वाटर का जो वेपर प्रेशर है, तुमने जैसे ही ये वाटर का एक वेपर प्रेशर बना है, ठीक है, अभी तुमने इसमें यूरिया डाला, तो इसके ऊपर जो वाटर प्रेशर बन रहा है वो 2% लेस है पहले वाले से। तो क्या हो गया ये? हाँ नहीं 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 नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई साहब 2% लेस है। यहां पे देखो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है, इसके ऊपर एक वेपर प्रेशर बन रहा है, इसमें तुमने यूरिया डाला, ये जो वेपर प्रेशर बन रहा है ये पहले वाले से 2% लेस है। तो मतलब क्या हुआ भाई साहब बोलो? हाँ 0.02 ग्राम क्या भाई साहब? यहां पे देखो डेल्टा P, एक मिनट, डेल्टा P अपॉन PA नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2%। इसका मतलब यही तो हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही तो बोल रहे हैं यहाँ पे रिलेटिव बोल रहे हैं ना भाई साहब। वेपर प्रेशर 2% लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब क्या है देखो, आपका यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट, ये आपका 2% आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे 2% लिखना है तो मतलब क्या हो जाएगा? 2/100, ठीक है। तो डेल्टा P बाई PA नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? चीजों को डिकोड करना सीखो। अगर आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे ना तो ये सवाल अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। दिस इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज, ठीक है। यही आपका एक चीज है। तो रिलेटिव देखो ना, आप क्या हो क्या रहा है, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपने ठीक से उसको समझा नहीं है ना तो ये वर्ड्स के गेम में आप फंस जाओगे। आपको कोई ऐसे सवाल नहीं देने वाला कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 0.02, ऐसा घुमा के मार रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है देखो, such that the final solution has a vapor pressure 2% less than the vapor pressure of pure water. What it simply means is relative lowering of vapor pressure, but this has to go into your head, क्योंकि अगर आप relative lowering of vapor pressure को सिर्फ फॉर्मूला रट कर जाएंगे ना तो इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप एक सॉल्यूट को ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर कम होता है, और ये वेपर प्रेशर जब कम होता है तो हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालते हैं। ये अगर आपके दिमाग में बैठा होगा तो इसको आप क्रैक कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? आपको तमाम इंफॉर्मेशन दे जाने के बावजूद भी आप इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे आप फंसेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अभी बताओ यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो गया बोलो? डेल्टा P बाई PA नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0.02। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ये हो गया आपका 0.02, ठीक है। ओके चलिए भाई, यहाँ ये मैटर करता है ना, आपके दिमाग को चैलेंज करेगा ये सारी चीजें, एक ही चीज को घुमाकर आपको दिया गया है, ठीक है। ओके सो ये हो गया आपका PA बाई दिस। तो नाउ कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? W ऑफ B, आपको ये भाई साहब कैलकुलेट करना है। अब भाई साहब फॉर्मूला के बारे में सोचो, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 0.02 ये हो गया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू कैन अप्लाई हियर? कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया दैट मस्ट बी डिसॉल्व्ड सच दैट द फाइनल सॉल्यूशन इज दैट ऑफ प्योर वाटर। क्या हो जाएगा बोलो, कैसे करेंगे? हाँ तो बोलिए क्या करेंगे अपन? तो आपका ये कितना हो गया? दिस विल बी इक्वल टू साई ऑफ
बी, है कि नहीं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो आपका साई ऑफ बी का वैल्यू कितना हो गया? 0.02। अभी साई ऑफ बी कितना हो जाएगा बोलो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब? 0.02। अगेन उल्टम पुल्टम कर लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एन ए, क्या बोल रही हो? हाँ सॉरी, एन बी, ठीक है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 0.3। उल्टम पुल्टम कर लो, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 अपॉन, ये हो गया भाई साहब आपका 1 अपॉन 0.02। तो यहाँ पे आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी एन ए अपॉन एन बी प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.02, मतलब होगा 100 अपॉन 2, दैट इज 50, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है? एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू 49। सो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एन ए इज इक्वल टू 49 ऑफ एन ऑफ बी, ठीक है। अभी आप वैल्यू डाल दीजिए भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। तो एन ऑफ ए मीन्स व्हाट? वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू 49 इनटू वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। तो वेट ऑफ ए कितना है बोलो? 400। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कितना है? व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए? वेट ऑफ ए इज 400, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, अरे बोलो ना भाई साहब, हाँ 18, सिंपल, वाटर है ना भाई साहब, 18 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू 49 इंटू डब्ल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे? वही फाइंड करना है। तो ये हो गया आपका डब्ल्यू ऑफ बी, और यूरिया की आप वैल्यू आपको मालूम है कितनी है? 60, ठीक है। तो डब्ल्यू ऑफ बी आपका कितना हो जाएगा? दिस विल बी 400 इंटू 60 18 इंटू 49, ठीक है। ये जो भी आपका वैल्यू आएगा दैट विल बी द वैल्यू। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम? ओके ओके ओके। अरे वाह, यहाँ पे दिया हुआ है, तो कितना आया भाई साहब यहाँ पे? इसका वैल्यू निकालो ना जरा, कितना हो जाएगा? अभी इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो 400 इंटू 60, ये हो गया आपका 2400 ना, 2400। सो 2400 है और डिवाइडेड बाई 18 इंटू 50 अगर हम करें तो कितना आ जाएगा? 18 इंटू 50 900 होता है ना। तो अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आपका 9 2 ज़ा 18 और 6 9, तो ऐसा नहीं 2400 हो गया ना ये। और ये अगर 18 इंटू 50 मान ले, 18 5 ज़ा होता है 90 और एक जीरो और, तो 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 2 पॉइंट कुछ, हाँ ऐसा कुछ आएगा 2 पॉइंट। इस ऐसे तुक्केबाजी में करनी है इसको पूरा एकदम डेडिकेटेडली नहीं करना है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे इसके ऑप्शंस में आंसर क्या क्या है, देखो, क्योंकि आपको ऑप्शंस वैसे दिया हुआ है ना। तो 27.2, हाँ 27.2 400, क्या गलती कर दी भाई साहब हमने? 0.02 हो गया, ठीक है। मास ऑफ वाटर 27.2 आ रहा है, 27.2 आएगा वो तो 24,000 है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, मेरे से कोई गलती हुई है। तो यहाँ पे आपका क्या, एक मिनट, हाँ क्या बोली तुम? यहाँ पे 24,000 ना, हाँ करेक्ट करेक्ट 24,000 आएगा, करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे एक जीरो और रहेगा, यस, तो ये 27.2 हो जाएगा। तो आपका आंसर यस करेक्ट, ठीक है। कुछ गलती हुई है ना भाई साहब, ओके, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। तो दिस विल बी 27.2। आर वी क्लियर? क्लियर, ठीक है, ओके ओके ओके। देख लेते हैं भाई साहब आंसर कितना है। दिस इज 27.2, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। नहीं, आज फिजिक्स नहीं ले पा रहा हूँ मैं, रीज़न है कुछ, क्योंकि आज अतुल सर नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने बायो को कैंसिल कर केमिस्ट्री में कंटिन्यू किया। 8 बजे तक छोड़ देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर गिवन दैट 0.1 मोल
एल एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस बॉइल्स एट दिस मच। हमको क्या मालूम, जो दिखा हुआ है वही लिखा लो। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट नहीं, हाँ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या अपन उसको एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, एकदम आसान सवाल है यार, कम ऑन। हो गया डन। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर गिवन दैट 0.1 मोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस बॉल्स एट दिस मच, ठीक है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको बेसिकली निकालना है यहाँ पे, ठीक है। आपने भाई साहब यहाँ पे क्या दिखा है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन एम। तो आपका डेल्टा टी बी क्या है, टी बी माइनस नॉट, ठीक है, अपॉन एम इज इक्वल टू के बी। अभी टी बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, देखो 100.052, और क्योंकि वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 100.052 माइनस 100 अपॉन मोलर कितना है भाई साहब आपका 0.1, ये हो गया आपका एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट। सो यहाँ पे एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 0.052 अपॉन 0.1, तो ये हो गया और ये हो गया, तो आपका हो गया भाई साहब कितना 0.52। एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट ये आपका क्या हो जाएगा 0.52, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके। तो यहाँ पे हो गया 0.052, तो आपका यहाँ पे हो गया 0.52। अच्छा हाँ, मैं यूनिट्स लिखना भूल गया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे यूनिट्स क्या हो जाएगा, देखो यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपका आपने जैसे देखा भाई साहब टी बी, हाँ डेल्टा टी बी आपका कितना होता है, के बी और एम। तो के बी की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, डेल्टा टी बी बाई एम। सो इसका हो गया केल्विन और इसका क्या हो जाएगा बोलो, के जी, मोल पर के जी, मोल पर के जी। सो ये हो जाएगा आपका के जी पर मोल, के जी पर मोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा केल्विन के जी पर मोल, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिट, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब आज सवाल पे सवाल, चलिए 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 फटाफट भाई साहब, बोर्ड्स और मेन दोनों पे सवाल आया हुआ है।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, तो मतलब आपका क्या दिया हुआ है बोलो, TB। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, TB नॉट बेसिकली 353.23 केल्विन। When 1.8 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, मतलब और क्या दिया हुआ है देखो, W of benzene दिया हुआ है कितना है 90 ग्राम, ठीक है, एंड W of A ये कितना दिया हुआ है देखो 1.8 ग्राम, ठीक है, क्लियर है। सॉरी ये आपका हो गया W of ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट एंड दिस विल बी W of B, ये आपका हो गया सोल्यूट, ठीक है, ओके। द बॉइलिंग पॉइंट रोज टू, तो आपका यहाँ पे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 354.11 K, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चा पार्टी कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, तो आपका यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डेल्टा T इज इक्वल टू KB इंटू M, ठीक है। आपको KB की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कितनी है 2 पॉइंट, तो आपका मोलर M कितना हो जाएगा डेल्टा T बाई KB, है कि नहीं, डेल्टा T बाई KB हो जाएगा। अभी ये जो ये जो मोलालिटी है, ठीक है, यहाँ पे मोलालिटी कितना दिया हुआ है देखो, मोलालिटी इवेंट तो नहीं, क्यों कैसे नेगेटिव में आएगा, ये आपका ज्यादा है ना, ठीक है, तो आपका ये डेल्टा TB हो गया। अभी देखो मोलालिटी क्या हो जाएगी W ऑफ B अपॉन M ऑफ B अपॉन W ऑफ A इंटू 1000, है कि नहीं, ये मोलालिटी होगी, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा T बाई KB। आप पूरा फॉर्मूला एक बार बना लीजिए, तो ये हो गया आपका W ऑफ B इंटू 1000 अपॉन W ऑफ A इंटू M ऑफ B, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा T बाई KB। आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है देखो, कैलकुलेट द मोलर मास, मतलब MB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो MB को अगर आप इधर ले लेंगे, सो M ऑफ B विल बी इक्वल टू W ऑफ B इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बोलो इंटू K ऑफ B, है ना, W ऑफ B इंटू 1000 इंटू K ऑफ B अपॉन इधर कितना हो जाएगा बोलो W ऑफ A इंटू डेल्टा T, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो बताइए W ऑफ B कितना हो जाएगा, W ऑफ B इज बेसिकली हाउ मच 1.8 इंटू 1000 इंटू K ऑफ B कितना है 2.53, W ऑफ A कितना हो गया 90 इंटू भाई साहब डेल्टा T की वैल्यू कितनी हो गई, इसको माइनस कर दो भाई साहब, सो डेल्टा T की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 354.11 minus 353.23, so that will be how much 354.11 353.23 and 10 11 8, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 0.88 आ रहा है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 0.88, ठीक है, और एक मिनट मैंने इसको कैंसिल किया तो 18 1 ज़ा 18 8 5 ज़ा 90, यहाँ पे कुछ जा रहा है भाई साहब 8 3 ज़ा 24 लिख सकते हैं, 88 इंटू अगर हम 3 करें तो कितना आ रहा है 8 3 ज़ा 24 एकदम एग्जैक्ट आ रहा है देखो 254। तो मतलब अगर मैंने ये 2 पॉइंट पीछे ले लिए, ये 2 पॉइंट पीछे ले लिए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 से जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 520 है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 60 आ रहा है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। हाँ तो मतलब ये क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, यूरिया का मोलर मास आपका होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आपका 60 आ जाएगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, हाँ 60 ग्राम, ठीक है। सो भाई साहब यहाँ पे कितना लंबा प्रोसीजर है भाई, 57.5 है, अप्रॉक्सीमेटली 60 ग्राम आ जाएगा। चलिए भाई साहब इसको निपटाना है फटाफट, एकदम से फटाफट सवाल करेंगे और निपटाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब चलिए फटाफट डन। Point people, it is the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to the vapor pressure in the solid phase। अभी देखो
आपने यहाँ पे देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपका जो वेपर पे जाने का फेज है वो कम हो रहा है, आपने सॉल्यूट डाला है। अभी देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो आपने बर्फ देखा है, आइस, उसमें से धुआं निकलता देखा है, तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड आपका डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और सॉलिड लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपका देखो तीनों एक फेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमारा जनरली क्या होता है, देखो व्हाट वी बेसिकली बिलीव इन, कि आपका कोई सॉलिड है, इसको आपने हीट किया, ये बना लिक्विड, इसको आपने हीट किया तो ये बना गैस, और फिर इसको भाई साहब कूल करोगे तो ये बनेगा लिक्विड, इसको भाई साहब आप कूल करोगे तो ये बनेगा सॉलिड। लेकिन क्या तीनों भी को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो कोई भी बर्फ के टुकड़े को देखोगे अगर आप, तो ये बर्फ का टुकड़ा है, थोड़ा बहुत भाई साहब पानी इसका, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ इट हैज मेल्टेड एंड एट द सेम टाइम यू विल सी सम अमाउंट ऑफ इट गेटिंग वेपराइज्ड। तो तीनों भी एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई साहब, एक ही फेस में तीनों भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। दिस इज बेसिकली ट्रिपल पॉइंट। सो ट्रिपल पॉइंट इज अ टेम्परेचर at which all the three phases of a substance can coexist together, ठीक है। तो मतलब आपका वेपर फेज, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज अगर तीनों भी कोएग्जिस्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। देखो किसी टेम्परेचर और फेज को अगर आप देखोगे ना, तो यहां पे देखो कैसा है कि समझ लो कोई सॉलिड है, ठीक है। अभी सॉलिड भाई साहब एक टेम्परेचर के बाद क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो ये समझ लो सॉलिड और लिक्विड फेज का है, ठीक है। लेट्स से ये एक टेम्परेचर है जो मेल्टिंग पॉइंट है, समझ में आ रहा है, ये सॉलिड है, यहां तक सॉलिड है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, मेल्टिंग फेज हो गया। दिस इज बेसिकली मेल्टिंग। तो अगर आपने इस लिक्विड को कूल किया तो ये क्या बनेगा, सॉलिड, ठीक है, ओके। अभी आप देखोगे भाई साहब लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड देखो यहां पे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट आपका ऐसा रहेगा जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों भी कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा, गैस सॉलिड में, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड सॉलिड में, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा और गैस लिक्विड में, ये कोएग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट। क्लियर है, ओके। सो अभी पहले हम ट्रिपल पॉइंट को समझेंगे और इसमें देखेंगे कि भाई साहब क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। It is the temperature at which the vapor pressure of the substance in liquid phase is equal to the vapor pressure in solid phase, ठीक है। सारी चीजों को भाई साहब यहाँ पे आपने क्या किया है, वेपर प्रेशर से डिफाइन किया है बच्चा बाटी, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज द, अरे भाई साहब, सो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज first of all the freezing point? It is the temperature at which the vapor phase of the substance in its liquid phase is equal to the vapor pressure in its solid phase, ठीक है। तो देखो ये सॉलिड है और ये भाई साहब वेपर में बन रहा है, ठीक है, और ये लिक्विड है, ये भी भाई साहब वेपर में बन रहा है। It is the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to the vapor pressure in its solid phase। ये आपका freezing point हो जाएगा, ठीक है, ओके। For a better understanding of the meaning of freezing point, an illustration is given. Ice cubes are enclosed in a container. Since the melting point of ice is 0 degree centigrade at 1 atmosphere, ठीक है, thus the ice cubes can melt at any temperature above it. तो अगर भाई साहब आप आइस को मेल्ट कराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, at freezing point the vapor pressure of the substance is in its liquid phase is equal to the vapor pressure in the solid phase। मतलब वेपर फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, देखो वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज, वेयर Vp1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज एंड Vp2 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेज। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। लेट्स लुक एट इट, ठीक है। तो आपका चलो ना भाई साहब ऊपर, यहाँ पे देखो एक कंटेनर में आपने आइस रखा हुआ है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर कितना हो गया, देखो आइस में से कुछ ना कुछ तो लिक्विड मेल्ट हो रहा है, ये भी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और ये सॉलिड भी डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। आपको आइस से धुआं निकलता दिखेगा, ठीक है, तो वो सॉलिड भी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और जो लिक्विड बन रहा है आइस का, मतलब वाटर बन रहा है, वो भी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर लेट से हमने ले लिया Vp2,
मतलब जो वेपर डेवलप हुआ है आपके लिक्विड के कन्वर्जन से, सो लेट्स से दैट इज Vp2, वेपर प्रेशर 2, और जो वेपर कन्वर्ट हुआ है आपके आइस से, लेट्स से उसको आपने Vp ले लिया, Vp1 ले लिया, ठीक है, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम, दैट इज द वेपर प्रेशर ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ सॉलिड आइस टू वेपर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर टू वेपर। इसी को अपन बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बच्चा बाड़ी? ठीक है, सो दस द आइस क्यूब्स कैन मेल्ट एट एनी टेम्परेचर अबव इट, एट फ्रीजिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? वेपर प्रेशर जो है सॉलिड फेज से जो हो रहा है वो लिक्विड फेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, so it is the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to the vapor pressure in the solid phase. Okay, depression in freezing point. ठीक है, तो देखो ट्रिपल पॉइंट पे क्या हो रहा है, what is happening at the triple point? At the triple point water can exist in three phases, namely solid, liquid and vapor simultaneously. Hence there can be three forms of equilibrium. तो आपका देखो solid जब vapor बन रहा है तो इन दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम में है। solid जिस रेट से वेपर बन रहा है वेपर उसी रेट से सॉलिड बन रहा है। देखो देखो इसको ऐसे समझो, सब्लिमेशन का प्रोसेस समझते हो ना भाई साहब? ठीक है, तो सॉलिड का वेपर बनना कौन सा प्रोसेस होता है बच्चा बड़ी? सब्लिमेशन। ठीक है, तो आपका देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड भाई साहब सब्लिमेशन से क्या बना रहा है? सब्लिमेशन से क्या बना रहा है? लिक्विड। और ये लिक्विड भाई साहब आपके डिपोजिशन से क्या बना रहा है? ठीक है, इसके डिपोजिशन या सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं अपन। हाँ सॉरी गैस। ठीक है, सॉलिड आपका सब्लिमेशन से क्या बना रहा है? गैस। ठीक है, और सिमिलरली गैस अपने डिपोजिशन से क्या बना रहा है? सॉलिड। इन दोनों में जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए, ठीक है, एट द ट्रिपल पॉइंट सॉलिड और वेपर फेज में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। द रेट एट विच, व्हाट डज दिस इक्विलिब्रियम मीन? द रेट एट विच द सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस बाय सब्लिमेशन is equal to the rate at which the gas is getting converted into solid. So this is what is happening at triple point. और क्या है भाई साहब? लिक्विड और वेपर में। ठीक है, तो आपको मालूम है कि लिक्विड जो है उसको अपन हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और जब वेपर कंडेंस होगा तो वो लिक्विड बनाएगा भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो द रेट एट विच द लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर इज इक्वल टू द रेट एट विच द वेपर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो ये आपका हो गया सॉलिड और लिक्विड का भाई साहब। ठीक है, ये आपका सॉलिड है और ये मेल्टिंग होती है भाई साहब। मेल्टिंग में इसमें किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। और लिक्विड के भाई साहब कंडेंसेशन से क्या बनता है? सॉलिड। ठीक है, तो ये सॉलिड लिक्विड का हो गया। तो इन तीनों में भाई साहब इक्विलिब्रियम हो जाएगा किस पॉइंट पे? ट्रिपल पॉइंट पे। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फेजेस, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और वेपर फेज में भी, और तीनों के बीच में क्या हो जाएगा? आपका एक परस्पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड वेपर फेज में इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर फेज में इक्विलिब्रियम, और सॉलिड वेपर फेज में भी आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है? नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, हेंस देयर कैन बी थ्री फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ईच इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स टू फेजेस। तो तीनों भी इक्विलिब्रियम में दो फेजेस है। देखो, सॉलिड और वेपर फेज का इक्विलिब्रियम, लिक्विड और वेपर फेज का इक्विलिब्रियम, और एक हो गया आपका सॉलिड और लिक्विड फेज का इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? फ्रीजिंग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दैट इज बेसिकली नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, तो अगर आपने देखो यहां पे इस ग्राफ को देखो, ठीक है, यहां पे आपने प्रेशर प्लॉट किया हुआ है, यहां पे आपने टेम्परेचर को प्लॉट किया हुआ है। इस ग्राफ को देखो ध्यान से, C से A और A से D और A से B। ठीक है, अभी आपको देखो यहाँ पे C से A, ये कौन सा है? देखो मतलब आपका ये सॉलिड है, दिस इज बेसिकली सॉलिड फेज, और ये आपका गैसियस फेज है। तो सॉलिड से गैसियस फेज सब्लिमेशन से हो रहा है, गैसियस से सॉलिड फेज डिपोजिशन से हो रहा है, ये हो गया। तो CA इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द फेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड। ठीक है, ओके, चलिए इसमें आते हैं। देखो AD मतलब क्या हो गया? सॉलिड, और ये हो गया आपका लिक्विड। तो मेल्टिंग हो गया लिक्विड, फ्रीजिंग हो गया सॉलिड। ठीक है, तो इसमें बीच में इक्विलिब्रियम। तो इस पूरे लाइन में इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा, सॉलिड और लिक्विड के बीच में। इस AC कर्व में सॉलिड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा। अभी हम आते हैं भाई साहब इसमें A और B में। तो यहां पे आपका लिक्विड और गैस है, इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? लिक्विड का हीट में वेपराइजेशन और गैस का कंडेंसेशन, मतलब आपका लिक्विड बनेगा। तो यहां पे लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम। ये तीनों भी जहां पे मिलते हैं
वो हो जाएगा ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? दिस इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। और इस चीज के लिए इस चीज को समझना जरूरी है। ओके, सो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो द पॉइंट ए इन द पीटी प्लॉट इज नोन एज द ट्रिपल पॉइंट। इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रिपल पॉइंट। व्हाई? एंड ऑल द अदर फेजेस कोएग्जिस्ट एट दिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे आपके तीनों भी फेजेस कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों भी, ठीक है। ओके, ऑल द थ्री फेजेस कैन बेसिकली कोएग्जिस्ट, ठीक है। सो द कर्व एडी रिप्रेजेंट्स द फ्यूजन कर्व। तो अगर आप देखोगे ये आपका फ्यूजन कर्व है। फ्यूजन कर्व मतलब लिक्विड का, सॉरी आपका सॉलिड का लिक्विड होना, मेल्टिंग मतलब फ्यूजन, ठीक है। तो आपका लिक्विड का, सॉरी आपका सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना मतलब आपका हो गया फ्रीजिंग, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका फ्यूजन कर्व। दिस इज बेसिकली व्हाट? फ्यूजन कर्व। ये वाला कौन सा कर्व हो जाएगा? देखो वेपराइजेशन कर्व हो जाएगा, है ना। व्हेन लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस एंड व्हेन गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो एडी रिप्रेजेंट्स द फ्यूजन कर्व, द इक्विलिब्रियम बिटवीन आइस एंड द वाटर लिक्विड, ठीक है। कर्व ए बी रिप्रेजेंट्स द वेपराइजेशन कर्व। तो आपका कर्व ए बी क्या होगा? वेपराइजेशन कर्व। ये भाई साहब लिक्विड में और लिक्विड भाई साहब वापस गैस में, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे? सॉलिड गैस में, और ये भाई साहब सॉलिड में, ठीक है। सो कर्व ए सी रिप्रेजेंट्स द सब्लिमेशन कर्व। ये हो गया आपका सब्लिमेशन कर्व। तीन कर्व्स हो गए। सब्लिमेशन कर्व इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड, ठीक है। वेपराइजेशन कर्व इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड। फ्यूजन कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। क्या ये समझ में आ रहा है? और इन तीनों का मिलन होगा पॉइंट ए पे, विच इज नोन एज द ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। इस एक पॉइंट पे तीनों फेजेस एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे वाटर का या आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। सपोजिटली आपने आइस को रूम टेम्परेचर पे रखा है, मतलब 25 डिग्री पे रखा है, तो आइस अभी मेल्ट होना चालू होगा, साथ ही साथ भाई साहब उसका वेपर भी होना चालू होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आइस सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में कोएग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं, ठीक है। ओके, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑन द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल। अभी हम समझेंगे कि भाई साहब अगर आपने किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है किसी प्योर लिक्विड में, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लोअर देन दैट ऑफ द प्योर लिक्विड। क्यों हो जाएगा? दैट मीन्स दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली, ठीक है। कंसिडर अ बीकर फिल्ड विथ वाटर। तो आपने भाई साहब एक बीकर लिया है, इसको वाटर से फिल किया हुआ है। सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एडेड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। In the process of freezing, only pure water molecules will convert into the solid phase to form ice. The non-volatile solute particles do not enter the solid phase. During freezing, a solid-liquid equilibrium is established. Since we have ice in its pure form, devoid of solute particles, the rate of melting of ice to water is not affected by the solute particles. देखो भाई साहब यहाँ पे क्या है? ओके, सो समझो यहाँ पे आपका, अरे आजा भाई, देखो यहां पे आपने भाई साहब क्या लिया हुआ है? एक ए लेट्स से वाटर लिया हुआ है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, और इस पे ऐड कर दिया है बी विच इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अभी जब फ्रीजिंग हो रही है बच्चा पार्टी, मतलब आप टेम्परेचर को ड्रॉप कर रहे हैं, तो फ्रीजिंग में क्या होना चाहिए? एट फ्रीजिंग पॉइंट द लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड, ठीक है। अभी इसमें आपने बी को मिक्स किया हुआ है। बी क्या है? आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका खुद का फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, लेकिन जब आप इसको फ्रीज करने जाओगे तो वाटर तो फ्रीज हो गया, लेकिन लिक्विड जो दूसरा था वो तो अभी फ्रीज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको प्योर सॉलिड मिल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? आपको और नीचे जाना पड़ेगा टेम्परेचर में इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इनटू प्योर सॉलिड। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, कंसिडर अ बीकर फिल्ड विथ वाटर, सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एडेड। तो मतलब ए से भरा हुआ था और आपने भाई साहब बी ऐड किया। ये ए क्या है? वाटर, और ये कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। ओके, इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग ओनली प्योर वाटर। अभी आप फ्रीज कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला रहे हो। तो जैसे ही फ्रीज करोगे तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो तो आइस बन जाएगा, लेकिन बी का जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड नहीं बनेगा, वो लिक्विड फॉर्मेट में रहेगा। इसका मतलब आपका पूरा जो सब्सटेंस है वो पूरा फ्रीज नहीं हुआ,
मतलब टेम्परेचर आपको और ड्रॉप करना पड़ेगा, तब जाकर सोल्यूशन फ्रीज होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग ओनली प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स विल कन्वर्ट इनटू द सॉलिड फेज टू फॉर्म आइस। द नॉन वोलेटाइल सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट एंटर द सॉलिड फेज। ये भाई साहब सॉलिड फेज में एंटर करेंगे ही नहीं। ठीक है। तो ड्यूरिंग फ्रीजिंग अ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम हो जाएगा एस्टैब्लिश्ड। सिंस वी हैव आइस इन इट्स प्योर फॉर्म, ये आइस आपका प्योर फॉर्म में होगा, इसमें आपके सल्यूट पार्टिकल्स नहीं होंगे। द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर इज नॉट अफेक्टेड बाय सल्यूट पार्टिकल्स। इसका सल्यूट पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे को अगर मुझे फ्रीज करना है, आई विल हैव टू ड्रॉप फर्दर इन टेम्परेचर। However, the rate of freezing is affected by solid particles. The sum of the solid particles in liquid state will hinder the process of freezing. ये liquid state में है, तो ये freezing के process को hinder करेंगे। Freezing मतलब क्या होता है? देखो, दो water के molecules हैं, ये liquid phase में हैं, ये धीरे धीरे पास आते जाएंगे और solid phase में आ जाएंगे। लेकिन बीच में अगर solid particles होगा, तो क्या उसको आने देगा? नहीं आने देगा। तो इसका मतलब आपको टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप करना पड़ेगा अगर आपको solid में लाना है तो। ठीक है? So the rate of freezing is affected by solid particles. As some of the solid particles in liquid will hinder the process of freezing, the solid particles cannot solidify to form ice. Thus, solid particles decrease the rate of freezing, resulting in lowering of freezing point. तो आपका भाई साहब और ज़्यादा टेम्परेचर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको मेल्ट मतलब इसको सॉलिडिफाई नहीं करवा सकते। ठीक है, ओके। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भाई साहब देखो यहाँ पे कैसा है, सॉल्वेंट है मतलब वाटर। ठीक है, तो लेट्स से इसका क्या हो गया, सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, देखो प्योर सॉल्वेंट और ये लिक्विड सॉल्वेंट। फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब आइस है बेसिकली, और ये आपका लिक्विड है। तो आइस, सॉलिड और लिक्विड में एक इक्विलिब्रियम, देखो ये आपका आइस का ग्राफ है और ये आपका लिक्विड का ग्राफ है। आइस के ऊपर एक वेपर प्रेशर है और लिक्विड के ऊपर एक वेपर प्रेशर है। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पे इक्वल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से देख लो भाई साहब, ये ग्राफ्स पे क्वेश्चन बनने ही वाला है पीपल, सो प्लीज हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, ये क्या है आपका फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब क्या है, आइस, लेट्स से आइस, और ये आपका क्या है भाई साहब, वाटर, लिक्विड वाटर है। ठीक है, इसके ऊपर एक वेपर प्रेशर है, हमने वेपर प्रेशर को टेम्परेचर के साथ प्लॉट किया हुआ है। तो इसके ऊपर का वेपर प्रेशर और इसके ऊपर का वेपर प्रेशर जब एक जगह पे सेम हो जाए तो यही आपका फ्रीजिंग पॉइंट है ना। द वेपर प्रेशर अबव सॉलिड एंड द वेपर प्रेशर अबव लिक्विड, जब ये दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है, VP1 और VP2 आपने पढ़ा था, जब बराबर हो जाए तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, द वेपर प्रेशर अबव द लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर अबव द सॉलिड, देन वी टर्म इज एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये वाला जो टेम्परेचर है वो आपका हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। अभी जैसे ही आपने इस पे कोई इम्प्योर सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आपका पीछे की तरफ जाएगा, मतलब ये टेम्परेचर और ड्रॉप होगा। दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मिलने ही नहीं देंगे, बीच में आ जाएंगे। ठीक है, सो आपको और ज़्यादा टेम्परेचर को ड्रॉप करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बी डेल्टा TF, तो यू विल हैव टू ड्रॉप फर्दर। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव दिस इक्विलिब्रियम। लेकिन ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, दिस इज बेसिकली द ग्राफ और द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो वी नो दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज is equal to the vapor pressure of the substance in the solid phase. So depression in freezing point, from the graph it can be observed that the pure solvent freezes at a temperature TF naught. तो ये आपका pure solvent का freezing point है TF naught. ठीक है, okay. We know that when a non-volatile solute is added to the solvent, its vapor pressure decreases. तो जैसे ही आपने non-volatile solute को add किया तो किसका vapor pressure drop होगा, liquid का vapor pressure drop होगा। तो अभी देखो ये liquid solvent था, इसका वेपर प्रेशर हाई था, जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ड्रॉप होगा। अभी ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है फ्रोजन सॉल्वेंट का वही रहेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, यहाँ पे मिल रहा है। तो पहले आपका ये था फ्रीजिंग पॉइंट, अभी आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, ये ग्राफ से समझो, फ्रोजन सॉल्वेंट का ग्राफ ये है, मतलब वेपर प्रेशर अबव द फ्रोजन सॉल्वेंट। अभी लिक्विड सॉल्वेंट का जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो उसका भाई साहब टेम्परेचर ड्रॉप होगा। ठीक है, सॉरी वेपर प्रेशर ड्रॉप होगा। तो वेपर प्रेशर का लाइन ये था अगर, तो नीचे आ जाएगा।
अभी देखो पहले ये फ्रोजन सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का भाई साहब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा था, सो दिस इज व्हेन Vp1 and Vp2 आर इक्वल, सो दिस विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। नाउ सोल्यूशन और फ्रोजन सॉल्वेंट का यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, सो दिस विल बी द न्यू फ्रीजिंग पॉइंट। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया, पीछे की तरफ गए मतलब आपका एक डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में, द फ्रीजिंग पॉइंट हैज बेसिकली रिड्यूस्ड। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर okay, so from the graph we can be observed that the pure solvent freezes at temperature Tf naught. We know that when a non-volatile solute is added to the solvent, its vapor pressure decreases. It can be observed from the graph that the freezing curve of the pure liquid solvent is above the curve for the solution, and now it would become equal to that of the solution at a lower temperature. Thus the freezing point of the solvent decreases. तो आपका freezing point का definition बच्चा पार्टी क्या है? The temperature at which the vapor pressure above the solid is equal to the vapor pressure above the liquid. ठीक है? So the depression in freezing point on the addition of non-volatile solute is given as delta Tf is equal to Tf minus Tf naught. ये आपका original freezing point है और ये आपके solution का है, ठीक है? Where Tf naught is the freezing point of the pure liquid and Tf is the freezing point of the solution. Are we clear to this one, people? अभी हम आगे देखेंगे वही सेम चीज है। देखो डेल्टा Tf की वैल्यू Kf इंटू एम होगा, ठीक है? इस m को अपन बोलेंगे साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है? क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, पीपल।